हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ऑन अरोरा क्लासेस। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और जो मेरा लास्ट वीडियो था क्रैश कोर्स प्लान का, उसे देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ उसे जाके देखो, क्योंकि मेरे वीडियो सीक्वेंस उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, राइट। तो हमारे पास बचे हैं 2 महीने और हमने जी तोड़ से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमें हमारा गोल अचीव करना है, राइट। तो आज का वीडियो किस चीज़ पे हो सकता है, गेस करो जल्दी जल्दी जल्दी। अगर फिर बोल रही हूँ, क्रैश कोर्स प्लान का वीडियो नहीं देखा है, वहाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको मिलते रहेंगे, राइट। तो क्रैश कोर्स प्लान में हमने पूरा शेड्यूल फिक्स किया था कि हम लोग आज क्या करेंगे। और आज का वीडियो जो होने वाला है, वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, फिर भी आज का वीडियो जो होने वाला है वो द मोस्ट अवेटेड वीडियो, द मोस्ट डिमांडेड वीडियो बाय माय साइड, कि मैम ये वाला तो नहीं हो रहा है, ये नहीं होता, इतना सारा है, कैसे याद करेंगे, टेक्स्ट में इतना सब कुछ होता है, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो आज का वीडियो द मोस्ट डिमांडेड वीडियो, आपको मेरी आवाज़ से, मेरे आवाज़ के पिच के लेवल से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लाने के लिए, राइट। तो आज का वीडियो है हमारे पास एग्जेम्प्टेड इनकम का। सही सुना, आज का वीडियो लॉन्च है हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी है उनके बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड पकड़ना है, हमें बिल्कुल डीप थॉट में नॉलेज जाके नहीं करनी, क्योंकि हम टैक्स कंसल्टेंट का काम तो कर नहीं रहे, हमें सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग पकड़ के उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। चलो लेट्स स्टार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाया करो, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, प्लीज़ लाइक करके जाया करो। इतनी मेहनत से बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक लाके, क्योंकि चैनल का नाम ही इसीलिए तो हम लोग खोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट ट्रिक है और सिंपलेस्ट ट्रिक है, ताकि चीज़ों को ईजी में याद किया जा सके। तो अगर लाइक अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना, नहीं तो फिर तुम लोग देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एग्जेम्प्टेड इनकम का। तो हमारे पास एग्जेम्प्टेड इनकम जितनी भी है वो सेक्शन 10 के अंदर है, ठीक है। तो 10 तो हमारा चलता ही रहेगा, यानी कि 10 तो हमारा चलता ही रहेगा, राइट। अब हमें पीछे के सब सेक्शंस पे ध्यान देना है कि सब सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले 10(1) में आया सेक्शन 10, सब सेक्शन 1 में हमारे पास आया एग्रीकल्चर मीन्स। अब मैं सेक्शन 10 नहीं बोलूँगी, मैं सीधा सब सेक्शन का नंबर बोलूँगी, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप लोग उससे समझ जाना, उससे रिलेट कर लें, क्योंकि मेन सेक्शन तो 10 तो सेम ही चलेगा, ठीक है। तो फिर इतना लंबा बोलने से अच्छा है कि मैं 1, 2, 3, 4 बोलूँगी, तो आप उससे रिलेट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेक्शन है हमारा एग्रीकल्चर का, क्योंकि बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर है, हम लोग धरती से जुड़े हुए लोग हैं, आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस ब्रो। तो हम लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में क्या है, HUF की इनकम है, अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी इंडिविजुअल, HUF एक्सेप्ट कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जो कवर हो रही है 64(2) में, वो हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम HUF की इनकम 2 में आती है। 2A में क्या आएगा, इनकम रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ फर्म, HUF 2 में और फर्म की इनकम 2A में, ठीक है। उसके बाद है 4 सेक्शन सबसेक्शन एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड टू ए पर्सन हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से और 9 तक पे, यहाँ से सेक्शन 4 से और सेक्शन 9 तक पे, यानी कि सब सेक्शन 4A से सब सेक्शन 9 तक हमारे पास नॉन रेजिडेंट ही रिलेटेड होंगे, नॉन रेजिडेंट से लिंक होंगे ये सेक्शन, ठीक है। तो एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड टू ए पर्सन हु इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब उसमें आएगा क्या, नॉन रेजिडेंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, और एनी इनकम जनरेटेड थ्रू इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और क्या है इस सेक्शन में एनी इनकम बाय वे ऑफ प्रीमियम ऑन द रिडेप्शन ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि अगर उसे प्रीमियम मिला हो, कोई नॉन रेजिडेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, या ऐसी कोई इनकम जनरेट हुई हो जिस पे उसने इन्वेस्ट किया हो नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो 4 सेक्शन किससे रिलेटेड है, इनकम किसकी, नॉन रेजिडेंट इंडियन की, ठीक है। 4(2) में क्या है, सेक्शन 4(2) में है एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड टू द अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु इज़ ए नॉन रेजिडेंट इंडियन। बोला था कि नॉन रेजिडेंट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। 4B में एनी इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड टू ए पर्सन हु इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट
ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया का नहीं है यानी कि रेजिडेंट नहीं है बट उसका ओरिजिन इंडिया का है, ठीक है। 4A में इंटरेस्ट अमाउंट नॉन रेजिडेंट इंडियन की। 2 में भी एनी इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड टू द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट रेजिडेंट इंडिया। 4B में क्या करा, रेजिडेंट नहीं है, अगर कोई अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं उसे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है पर वो इंडिया का नहीं है, मतलब रेजिडेंट नहीं है पर उसका ओरिजिन इंडिया से है, ठीक है। 5 देखते हैं। 5 में क्या है, कंसनसेशन ऑन ट्रैवल गिवन टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रैवल दे दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल कंसेशन दे दिया। 6 में है हमारे पास एनी इनकम अर्न ऑन रिसीव्ड बाय नॉन इंडियन सिटीजन। बोला था 4 से 9 तक कहीं ना कहीं नॉन इंडियन सिटीजन को रिलेट करेंगे, सिर्फ सेक्शन 5 में हमारे पास ट्रैवल कंसेशन है, ठीक है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डिप्लोमेट, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन नेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइजेस, नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयड ऑन ए फॉरेन शिप, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। यानी कि ये 4 पॉइंट को हमने इसमें कवर किया है। फर्स्ट किया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डिप्लोमेट, डिप्लोमेट होता क्या अभी बता देंगे आपको। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ए डिप्लोमेट, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ए फॉरेन नेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइजेस, ठीक है। नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय है जो फॉरेन शिप पे है, और रेम्यूनरेशन ऑफ ए एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसकी ट्रेनिंग इंडिया में हो रही है। तो ये हमारा सारा कवर हुआ सेक्शन 6 में। मेन सेक्शन फिर बोल रही हूँ, मेन सेक्शन 10 है, मैं सिर्फ सब सेक्शन बोल रही हूँ ताकि थोड़ा लंबा नहीं लगे, ठीक है। 6A, 6B, 6BB और 6C में गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन द इनकम ऑफ ए फॉरेन फर्म, यानी कि जो हम गवर्नमेंट टैक्स पेड करती है इनकम पे, ठीक है, वो। सेक्शन 7 में क्या है, अलाउंस है, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेशन अब्रॉड, ठीक है, यानी कि जो अलाउंस रिसीव्ड हो रहे हैं जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो, ठीक है। 8 में क्या है, इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉय इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। इस कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर अगर किसी को इनकम रिसीव्ड हुई है तो वो आ जाएगी 8 में, ठीक है। 8A में क्या है, इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट। अब इसे दोनों सेक्शन को कैसे याद करना है, क्योंकि ये फॉरेन का चल रहा है, ठीक है, यानी कि ये नॉन रेजिडेंट का चल रहा है हमारे पास। तो अब नॉन रेजिडेंट को लाता कौन है, पहले ये समझो। नॉन रेजिडेंट डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हम कोई काम करने जा रहे हैं तो बीच में ब्रोकर या कंसल्टेंट तो रखेंगे ना। तो उसी तरीके से इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉय, यानी कि फ़ॉरेन एम्प्लॉय को जो इंडिया में इनकम अर्न हो रही है इस प्रोग्राम के तहत, तो इस प्रोग्राम के लिए लाएगा कौन, कोई बीच में कोई चीज़ तो होती है ना जो हमें बताती है कि हाँ यार वहाँ वो प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ कोई लिंक तो होता है ना। तो वो लिंक क्या हुआ, 8 में हमने ये पढ़ा कि इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉयज़ इन इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब उसका लिंक हमें बताया किसने, ऑफकोर्स कंसल्टेंट ने बताया होगा। तो 8 हमारा क्या हुआ, इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉयज़ इन इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम। और 8A और 8B में हमने क्या कवर किया, कंसल्टेंट की इनकम और कंसल्टेंट के स्टाफ और उसकी एम्प्लॉय की इनकम। मेन क्योंकि कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट पहले आएगा, यानी कि 8A में कंसल्टेंट है हमारे पास, इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट। 8B में हमारे पास क्या है, इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट, स्टाफ और एम्प्लॉय, ठीक है। 8 में क्या करा, इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉयज़ अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। और 8A और 8B में कंसल्टेंट से रिलेटेड, 8A में मेन जो कंसल्टेंट है उसकी इनकम, और 8B में जो कंसल्टेंट है और उसका जो स्टाफ है और उसके जो एम्प्लॉयज़ है उनकी इनकम, राइट, समझ गए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 10 का सब सेक्शन 9, इनकम अर्न बाय फैमिली मेम्बर ऑफ ए फॉरेन एम्प्लॉय। बोला था ना 9 तक यही चलेगा, ये बहुत लंबा है, 5 सेक्शन लेके गया NRI। तो देख लो अब, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि उसकी फैमिली की भी इनकम अगर हो रही है तो अंडर कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इसे ध्यान रखना, इसके अंदर अगर हो रही है तो वो छूट मिलेगी, यानी कि एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। अब 10 में हमारे पास है ग्रेजुटी। 10A में है द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ए पेंशन अर्न बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, पेंशन आ गई। 10 में ग्रेजुटी है, 10A में हमारे पास है पेंशन की इनकम, ठीक है। 10AA में है हमारे पास एनी अमाउंट अर्न बाय इनकेशमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि 10 में ग्रेजुटी है, 10A में पेंशन है, 10A में इनकेशमेंट ऑफ लीव है, 10B में कंपनसेशन पेड टू द वर्कर्स ड्यू टू रिलोकेशन,
10BB में है एनी रेमिटेंस ऑब्टेन्ड एज पर द भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर। 10BC में है एनी कंपनसेशन ऑब्टेन्ड इन द इवेंट ऑफ ए डिज़ास्टर। 10C में हमारे पास है कॉम्पनसेशन इन ल्यू ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम ए PBC और एनी अदर फर्म। ठीक है, ये हुआ 10 वाला, और 10 के थोड़े और भी हैं अभी। 10CC में हमारे पास है एनी इनकम रिसीव थ्रू टैक्सेशन ऑन परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड पकड़ लो इसका, C से परक्यूसाइड्स पे आ जाएगा, CC परक्यूसाइड्स वाले हैं। 10D में लाइफ इंश्योरेंस एनी अमाउंट एक्वायर्ड वाया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 10D में ऐसे याद रखो, 10D LIC है, 10CC परक्यूसाइड्स है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर करते हो गया। उसके बाद हम लोग वापस रिपीट कर लेते हैं। देखो, ग्रेचुटी हमारे पास है 1010 में हमारे पास है ग्रेचुटी। ठीक है, 10A में है, 1010A में हमारे पास है पेंशन। फिर उसके बाद है हमारे पास एनकेशमेंट ऑफ लीव। देखो, 10 में ग्रेचुटी है, 10A में पेंशन है, 10AA में इनकेशमेंट ऑफ लीव है, 10B में कंपनसेशन पेड टू वर्कर टू ड्यू टू रीलोकेशन। ठीक है, 10BB में हमारे पास है भोपाल गैस लीक, यानी कि BB से रिलेट कर लो। BB में है भोपाल गैस लीक। BC में है कंपनसेशन, ठीक है, डिज़ास्टर का कंपनसेशन। BC डिज़ास्टर कंपनसेशन, BC DC। ठीक है, BC और DC डिज़ास्टर कंपनसेशन। 10BC में है डिज़ास्टर कंपनसेशन, BC और DC। ठीक है, 10C में हमारे पास कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, 10C में है इनकम रिसीव्ड थ्रू टैक्सेशन ऑन परक्यूसाइड। 10CC में क्या है, परक्यूसाइड। और 10D में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अमाउंट आई है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन सी है, लमसम अमाउंट रिसीव्ड और सम, लमसम जो अमाउंट रिसीव्ड हो रही वो, सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस, यानी कि जो बोनस भी आता है वो भी एग्जेम्प्ट होगा, सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हैं सेक्शन, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 11 में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट ट्रीट एज, हाँ ये रहा, SPF का है ये, SPF का यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राइट। तो अब इसमें क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि इनकम उसकी नहीं मानी जाएगी। इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय और लमसम अमाउंट ऑन द टर्मिनेशन इज एग्जेम्प्ट। यानी कि बेसिकली आपको ये याद रखना है कि 11 वाला सेक्शन SPF से रिलेटेड है। ठीक है, 12 वाला सेक्शन RPF से रिलेटेड है, यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। इसकी जो ये थ्योरी है आप एक बार रीड कर लेना, हम क्योंकि जल्दी क्योंकि मेन जो हमें ऊपर का ओवरव्यू लेना है वही हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सेक्शन 12 है रिकॉग्नाइज्ड ऑथोराइज्ड फंड से प्रोविडेंट जो फंड होते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ द सैलरी इज़ नॉट ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि जो अप टू 12% तक है उससे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सेस अमाउंट दे रही है तो दैट इज़ टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट जो आएगा इस पर वो अप टू 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर इससे ज़्यादा रेट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, लमसम अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट क्या हुआ, फर्स्ट RPF सेक्शन 12 में हमारे पास क्या है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में हमारे पास है RPF, राइट। RPF में क्या क्या हुआ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12.5%, इंटरेस्ट ऑन RPF अप टू 9.5%। इन द बोथ केसेस इफ द टैक्स रेट इज एक्सेस टू द 12.5% और 9.5%, देन इट इज टैक्सेबल अंडर इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। एंड द लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन इज ऑल्सो exempt after certain condition is satisfied, because there are some kinds of condition in the act. So if you are if these condition if those condition are satisfied, then the lump sum amount is exempted on the termination. ठीक है, unrecognized provident fund में क्या होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट ट्रीटेड एज इनकम, इंटरेस्ट इन एग्जाम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये हो गया हमारा 10-12। 10-11 में हमारे पास SPF था और 10-12 में हमारे पास है RPF। ठीक है, उसके बाद 10-13 में हमारे पास है पेमेंट रिसीव्ड ऑन ए सुपर एन्यूएशन फंड।
1013 में क्या हुआ, सुपर एनुएशन फंड की जो पेमेंट रिसीव्ड हुई है हमारे पास वो। 1013A में है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। 14 में हमारे पास है अलाउंस जो यूटिलाइज करें हमने किसके लिए, बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, राइट। अमाउंट यूटिलाइज टू मीट बिजनेस एक्सपेंशन विच इज़ कवर्ड इन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, ठीक है। रिपीट करती हूँ, 11 में हमारे पास है SPF, 12 में हमारे पास है RPF और 13 में हमारे पास है पेमेंट रिसीव थ्रू ए सुपर एनुएशन फंड। 13A में वी हैव हाउस रेंट अलाउंस। 14 में सबसेक्शन 14 में वी हैव अलाउंस यूटिलाइज टू मीट बिजनेस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू द सेक्शन सबसेक्शन 15 विच इज़ इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, राइट। एक तो हमने पढ़ा था ऊपर सेक्शन सबसेक्शन 4 में नॉन रेजिडेंट का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम रिसीव्ड सबसेक्शन 15 में इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, राइट। तो कौन सा है सेक्शन, इंटरेस्ट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और द अदर ऑन नोटिफाइड सिक्योरिटी बॉन्ड, यानी कि जो नोटिफाइड सिक्योरिटी बॉन्ड्स है उन पे कुछ आ रहा है। एंड सर्टिफाइड डिपॉजिट विद द सर्टन कंडीशन सेटिस्फाई फॉर ऑल एसएसी, यानी कि सारे एसएसीज के लिए है ये, ठीक है। बी पॉइंट में क्या मेंशन है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। नोटिफाइड पीरियड याद रखना क्योंकि कितनी बार ये डेट भी दे देता है। पीरियड कौन सा है, प्रायर टू 1/6 यानी कि 1st of 6th month 2002 फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 और उसके बी पार्ट में क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, बट अगर आपने इन्वेस्ट कब किया हो, प्रायर टू द 1/6/2002, ठीक है, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। सी पॉइंट में हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड्स। फर्स्ट में हम लोग ओवरव्यू समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास 15 के सबसेक्शन 1 में हमारे पास है सिक्योरिटीज़ बॉन्ड पे, नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ बॉन्ड पे फॉर ऑल एसएसीज। 15 का सबसेक्शन 2 में क्या है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है नोटिफाइड पर, बट द कंडीशन इट दैट इन्वेस्टमेंट कब हुआ हो, 1/6/2002 के पहले, और किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और HUF के लिए, राइट। थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है हमारे पास 15(2)(c) इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड्स, यानी कि रिलीफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, किस पे, सेक्शन 15 में आया है हमारे पास, ठीक है। डी पॉइंट भी है इसका 15(2)(d), वो वाला कौन सा था, रिलीफ फंड वाला, वो था 2C। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स परचेज इन फॉरेन एक्सचेंज प्रायर, बॉन्ड्स इन फॉरेन एक्सचेंज। 2C में क्या था, रिलीफ फंड, 2 में था हमारे पास इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, और 2D में क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स परचेज इन फॉरेन एक्सचेंज प्रायर टू 1/6/2002, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में और कौन ले सकता है, इंडिविजुअल NRI, नॉमिनी और सर्वाइवर ऑफ NRI, इंडिविजुअल टू whom bonds हैव बीन गिफ्टेड बाय NRI, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, 15A। है हमारे पास, इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडियन फर्म थ्रू द लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ फॉरेन फर्म और गवर्नमेंट, ठीक है। क्या हुआ, इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडियन फर्म थ्रू द लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट की लीज, मेनली ये पकड़ के चलना है, जो येलो ये पकड़ के चलो, एयरक्राफ्ट 15A में, A से A मैच करो, 15A में क्या आ गया, एयरक्राफ्ट आ गया। 16 में स्कॉलरशिप आ गई, 17 में MLA और MLA MPs आ गए, ठीक है। अब वो आए तो वो कुछ खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ लेके आएंगे, तो 17A में क्या हुआ, इनको सो कॉल्ड गवर्नमेंट अवार्ड दे दिया, फॉर्म इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड। 17 में MLA MLC MPA आए, क्या लेके आए, गवर्नमेंट अवार्ड लेके आए 17A में, अवार्ड से अवार्ड मैच कर लो, 17A पे अवार्ड लेके आए। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, 15 में एयरक्राफ्ट है, 15A में याद रखना, 15A में एयरक्राफ्ट है, 16 में स्कॉलरशिप है, 17 में MLA
MLC MPs आए हैं तो वो अगर आए हैं तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, आएंगे तो कुछ दे के जाएंगे। 17 में MLA MLC MPs आए और 17A में क्या है, अवार्ड लेके आए गवर्नमेंट का, ठीक है। 18 में वी हैव अवार्ड फॉर हीरोइज्म इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, अवार्ड ऑफ हीरोइज्म इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। पेंशन एक जगह और थी 10A में, पर ये वाली पेंशन वो वाली पेंशन नहीं है, ये दोनों अलग हैं। ये अवार्ड फॉर हीरोइज्म इन द फॉर्म ऑफ पेंशन है, और वो जो 10A में हमारे पास थी वो नॉर्मल पेंशन हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो वाली थी, ठीक है। 10-19 में हमारे पास है आर्म्ड फोर्स की इनकम इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, मैंने हाईलाइट किए हुए वर्ड्स। 19A में एक्स रूलर की इनकम है जो किसी एनुअल वैल्यू ऑफ प्लेस से आ रही है, ठीक है। टेन 20 में हमारे पास है लोकलाइज्ड बॉडी और अथॉरिटी की इनकम, ठीक है। मैंने हाईलाइट करा हुआ है, फिर बोल रही हूँ कि हमें मेन वर्ड पकड़ना है, क्योंकि हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव तो होता नहीं है जो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। हमें सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन और वर्ड्स पता होने चाहिए, वर्ड्स कैच करने चाहिए कि ये वाला वर्ड्स इस वाले सेक्शन से रिपीट है, मतलब इस वाले सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वर्ड्स पे हाईलाइट किया है। इसीलिए मैंने वर्ड्स पे हाईलाइट किया है कि सेक्शन 20 में हमारे पास क्या है, सेक्शन 20 में वी हैव इनकम रिसीव्ड बाय लोकलाइज्ड बॉडी और अथॉरिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इनकम विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये वाली इनकम चार्जेबल होंगी। इनकम फ्रॉम ट्रेड ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय इट which occurs or arise from the supply of a commodity and services, income from business or supply of water and electricity with the outside of its judicial, यानी कि जो आपकी बाउंड्री है, आपका जो डोमेस्टिक एरिया है उसके बाहर अगर जाके कर रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, बट किस केस में, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ठीक है। 21 में हमारे पास क्या है, एसोसिएशन जो किस में इन्वॉल्व है, साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं अब यहाँ तक, चलो आ जाओ। 15A से रिपीट करते हैं। 15A में वी हैव एयरक्राफ्ट इनकम, 16 में वी हैव स्कॉलरशिप इनकम, 17 में MLA MCs MPs आए हैं तो 17A में अवार्ड दे के जाएंगे, गवर्नमेंट अवार्ड दिया है 17A में। 18 में पेंशन का अवार्ड है, अवार्ड फॉर हीरोइज्म इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। 19 में हमारे पास है आर्म्ड फॉर्म की इनकम इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। 19A में वी हैव एक्स रूलर। 19-20 में है वी हैव लोकलाइज्ड बॉडी ऑफ और अथॉरिटी। 21 में we have association who is involved in the scientific research, right? Now we move forward to the section 10 subsection 22B which is related to the broadcasting institute। कहाँ गया, ओहो ऊपर चला गया वो तो ले रहा। Section 10 subsection 22B which is related to the income earned by news or broadcasting agency। B से B मिलाएंगे तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये बात इस तक पहुंची तो न्यूज़ फैल गई, हो गया काम। B से B मिलाएंगे तो ब्रॉडकास्ट एजेंसी आ जाएगी, यानी कि डेट 22 को ब्रॉडकास्ट कर दिया हमने। 23A पे हमारे पास क्या है, 23A में वी हैव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इनकम, ठीक है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो इनकम है वो है हमारे पास। 23 के बहुत सारे सेक्शन है, आप लोग एक बार रीड करना क्योंकि ये सब सेक्शन है बहुत ज़्यादा। इसका एक मेन पॉइंट था जो अलग था, आप लोग एक बार रीड करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं 24 पे, ठीक है। फिर ऊपर चला जाता है, इसमें ऊपर जाने की बहुत जल्दी है। हाँ, सेक्शन 10 सब सेक्शन 24 इनकम अर्न बाय ऑथराइज ट्रेड यूनियन, यानी कि 24 में क्या है, ऑथराइज ट्रेड यूनियन की इनकम दे रखी है। 25 में वी हैव इनकम अर्न बाय प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फर्म। अब आप लोग पूछोगे कि हमने तो RPF और ये सब पढ़ ही लिए, तो उसमें और इसमें एक चीज़ का अंतर है, उसमें पेमेंट आ रहा था, इसमें इनकम आ रही है। अब इनकम किस फॉर्म में आ रही है वो देखते हैं। एम्प्लॉयर डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू सच फंड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इज़ एग्जेम्प्ट, लमसम अमाउंट रिसीव्ड इज़ एग्जेम्प्ट,
सब्जेक्ट टू द मिनिमम 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू द 1,50,000 पर एनम, यानी कि इतना कर सकते हो। रीपेबल आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि जो कंडीशंस हैं इसकी कि रीपेबल कब होना चाहिए, 15 साल के बाद होना चाहिए। अब इनकम कौन सी एग्जेम्प्ट होएगी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हेल्ड बाय स्टेटरी प्रोविडेंट फंड एंड कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच सिक्योरिटी, अगर कोई उससे कैपिटल गेन भी हो रहा है, जान मान लो आपने रख रखा है और उसको बेच दिया है बाद में, तो कैपिटल गेन हुआ ना, तो कैपिटल गेन जो हो रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एनी इनकम रिसीव्ड बाय ट्रस्टी ऑन बिहाफ, एनी इनकम रिसीव्ड बाय ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF, ठीक है, इनकम रिसीव्ड है, वो पेमेंट रिसीव्ड हो रहा था कि आपको इतना पेमेंट आया है, ठीक है, और ये है इनकम अर्नड, वो वाले जो सेक्शन हमने कवर किए थे RPF और SPF वाले, सेक्शन 11 सब सेक्शन 11 और 12 में, वो था पेमेंट रिसीव्ड हो रहा था कहीं से, तो अगर वो पेमेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा है, वो सेक्शन थे हमारे सेक्शन 11 और 12। ये क्या है, ये तो हमारी ही इनकम है, इनकम अर्न जो करी है, ठीक है। तो ट्रस्टी ने अगर कोई इनकम अर्न करी है वो, और एनी इनकम रिसीव्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिट एंड लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, ठीक है। तो 25 में क्या आ गया, इनकम अर्न बाय प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड। 25A में वी हैव इनकम अर्न बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड, क्या है 25A में वी हैव स्टेट इंश्योरेंस फंड। 26 और 26A में वी हैव शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स, ठीक है। और इसका हाँ ये रहा, ये भी शेड्यूल मतलब ये जो मिनॉरिटी वाले होते हैं 26 उससे रिलेटेड है। और 26AAB मैंने हाईलाइट करा है क्योंकि थोड़ा अलग हो रहा था, मार्केटिंग विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। 26AAB किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग रेगुलेशन विद रिगार्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो थोड़ा अलग अलग है, मैंने उसे सबको हाईलाइट कर रखा है ताकि पढ़ने में हम लोगों को ईजी हो, ठीक है। ये वाला वापस ट्राइब्स और क्लासेस से रिलेटेड है, यानी कि 26 का जो है ऑलमोस्ट ट्राइब्स और वो जो मिनॉरिटी क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड है। 26BB में हमारे पास क्या है, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि जो कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की है किसके लिए, मिनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, वो वाला 26BB में हम लोग कवर करेंगे। वापस वही है 27 में हमारे पास है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, किसके केस में, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब इंटरेस्ट के केस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके केस में, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इंटरेस्ट। और लास्ट वाला क्या था, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कॉर्पोरेशन थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो प्रोटेक्शन के लिए किसके, ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के। 27 में 29 में है कम्युनिटी बॉन्ड्स की इनकम। 30 में है टी बोर्ड की इनकम अर्न बाय टी बोर्ड्स। 30 में पेपर हो गए, बोर्ड्स याद रख लो। 31 में उसके कंसर्न बोर्ड की इनकम, ठीक है। 32 में क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, 32 एज का बच्चा बड़ा हो गया, पैसा मांगेगा, प्रॉपर्टी मांगेगा, तो माइनर चाइल्ड की इनकम। 32 में क्या है, माइनर चाइल्ड की इनकम, क्योंकि वो पैसा प्रॉपर्टी मांग रहा है। भाई 32 साल का आपका बच्चा पैसा प्रॉपर्टी मांग रहा है, यानी कि माइनर चाइल्ड की इनकम है आपके पास, ठीक है। ये होती क्या है, 1500 पर माइनर चाइल्ड और अमाउंट ऑफ इनकम ईच माइनर चाइल्ड, जो दोनों में से जो भी कम हो वो उससे हम इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। 33 में वी हैव इनकम अर्न थ्रू यूनिट ट्रस्ट बॉन्ड, यानी कि UTI। देखो वर्ड पकड़ना है, सिर्फ वर्ड पकड़ के चलो, यही ट्रिक है और यही सब कुछ है। इतना ज़्यादा जो थ्योरी महाभारत उसमें आती है वो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करके ये पता लगाना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा वर्ड किस सेक्शन से रिलेटेड है, ताकि हम लगा पाएँ हमारा गैस कि हाँ ये चीज़ इससे रिलेटेड है तो ये वाला सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 में वी हैव डिविडेंड्स। 34 में क्या है हमारे पास, डिविडेंड्स हैं। इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बाय इंडियन फर्म, किसमें, डोमेस्टिक फर्म से जो डिविडेंड रिसीव होता है वो एग्जेम्प्ट होता है ना, तो वो किसमें, 34 में। 34A में है इनकम अर्न बाय शेयर होल्डर, इनकम अर्न बाय शेयर होल्डर। 35 में वी हैव सेल और ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट कहाँ खरीदे थे, 33 में खरीदे थे। देखो इसे इतनी जल्दी थी, इसे पैसा कमाने की इतनी आग लगी थी कि इसने क्या करा, अरे फिर ऊपर चला गया। 33 में इसने इनकम अर्न बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि UTI लिया है इसने, और फिर उसमें क्या करा,
इसने 35 में उसे सेल भी कर दिया है। देखो, सेल और ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज अदर म्यूचुअल फंड को भी कंसर्न करते हैं इसमें, तो सेल कर दिया। 33 में तो यूटीआई पड़ा ही था और 35 में इस महाशय ने जाके सेल भी कर दिया। ठीक है, 35A में क्या हुआ, इनकम फ्रॉम ए सिक्योरिटाइजेशन फंड दैट इज़ एग्जाम्प्ट। सिक्योरिटाइजेशन फंड की जो इनकम है वो 35A में एग्जाम्प्ट हो रही है। 36 में क्या है, सेल ऑफ शेयर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, इनकम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। 37 में कैपिटल गेन है किस चीज़ का, लैंड का, कहाँ पे, रिलेशन टू द अर्बन एग्रीकल्चर। जो 37A क्या है, कैपिटल गेन से रिलेटेड है। कैपिटल गेन किस चीज़ का, लैंड जो सेल करी, किस में, रिलेटेड टू द अर्बन एग्रीकल्चर पार्ट। ठीक है, सेक्शन 38 में वी हैव एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेड फ्रॉम शेयर एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर दैट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर और सिक्योरिटी के ट्रांसफ़र का जो किसके अंदर आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर आता है। ठीक है, 39 में है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की जो इनकम है, एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंटरनेशनल इवेंट और फंक्शन रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स हैं उनकी जो इनकम हो रही है या जो फंक्शन है वो आती है 39 में। जल्दी फिनिश होने वाला है, जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे ट्रिक रूप में, ट्रिक के फॉर्म में। 40 में हमारे पास है डीम टू बी, क्या, हाँ ऊपर चला गया, एनी इनकम एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट फ्रॉम ए कंपनी डीम टू बी अ सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट कंपनी, यानी कि जो सब्सिडरी की इनकम है, पेरेंट जो किसी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है, इनकम एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट ऑफ ए कंपनी, ग्रांट जो उसको रिसीव्ड हो रही है सब्सिडरी को पेरेंट कंपनी के, उसमें वो सेक्शन 40 में कवर किया है। 41 में है हमारे पास एनी इनकम रिसीव्ड और एनी असेट्स ट्रांसफ़र, एनी इनकम रिसीव्ड और एनी असेट्स ट्रांसफ़र ऑफ ए कंपनी और प्रोजेक्ट दैट कंडक्ट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन और ट्रांसमिशन की जो इनकम है वो सेक्शन 41 में कवर हो रही है। किसकी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। 41 का पारा कितना हाई होता है पता है ना, तो पावर ज़्यादा होती है ना, उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है, तो 41 पे पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन की इनकम है हमारे पास। 42 में वी हैव एनी इनकम अर्न बाय अथॉरिटी दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश मोर देन वन कंट्री, कोई अथॉरिटी जो एक से ज़्यादा कंट्री में। 42 बहुत ज़्यादा, तो मोर देन वन कंट्री। ठीक है, मोर देन वन कंट्री में जो एस्टैब्लिश हो रही है। 43 में वी हैव, इन सेक्शन 43 वी हैव एनी इनकम इन रिलेशन टू रिवर्सल ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज पढ़ लो, रिवर्सल मॉर्गेज पढ़ लो 43 में, रिवर्सल मॉर्गेज 43, रिवर्सल मॉर्गेज 43, रिवर्सल मॉर्गेज 43। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो फिनिश होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। मज़ा आया? अगर प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जेम्प्टेड इनकम की इससे अच्छी ट्रिक कहीं और मिल पाएगी आपको, क्योंकि इतना शॉर्ट वे में, इतना सिंपल वे में मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सेक्शन 33 तक कर लिया था, मॉर्गेज दे दिया, रिवर्सल 43 में। 44 में क्या देंगे, इनकम जनरेटेड थ्रू एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस ट्रस्ट की जो इनकम जनरेट हो रही है वो सेक्शन 44 में कवर होगी। 45 में क्या, एनी अलाउंस और पर्क्स, अलाउंस और पर्क्स ग्रांटेड टू द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, यूपीएससी, क्योंकि पहले भी दिए थे हमने अलाउंस, हमने पहले भी अलाउंस दिए थे। तो पहले अलाउंस किसको दिए थे, पहले तो अलाउंस और पर्क्यूसाइड्स अलग थे, अब किसको हैं, यूपीएससी मेंबर को दिए हुए हैं, उनको कवर करेंगे सेक्शन 45 में। 46 में वी हैव एनी इनकम दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड इनकम। 46 में क्या है, स्पेसिफाइड इनकम। 45 में यूपीएससी के मेंबर्स को अलाउंस। 47 में एनी इनकम दैट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो इनकम एग्जाम्प्ट है वो 47 में आ जाएगी। ठीक है, 48 में क्या है हमारे पास, एनी इनकम अर्न बाय फॉरेन फर्म और कंपनी ड्यू टू क्रूड ऑयल सेल्स। क्रूड ऑयल सेल्स की इनकम फॉरेन कंपनी की 48 में आ जाएगी। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाय अ फॉरेन फर्म और ए कंपनी ड्यू टू क्रूड ऑयल सेल्स विद इन इंडिया, इंडिया में जो रिसीव्ड हो रही है वो सेक्शन 48 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
49 में क्या है, 49 में वी हैव एनी इनकम अर्न बाय NFHC नेशनल फाइनेंस होल्डिंग कंपनी की जो इनकम है, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो 49 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुए हमारी एग्जेप्टेड इनकम के सेक्शन। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, इनके अलावा थोड़े बहुत 2-3 और हैं जो अलग से सेक्शन मतलब एग्जेम्पशन है हमारे पास, तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं एक बार। वो क्या है, एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। Other important exemption, section 10A, exemption in respect of income of newly established अंडरटेकिंग इन द फ्री ट्रेड जोन। ठीक है, फ्री ट्रेड जोन में कोई हुआ है अगर एस्टैब्लिश तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डला है तो उसकी होगी, और इलेक्ट्रॉनिकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है तो उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किस सेक्शन के अंडरगत? सेक्शन 10A के अंडर ये सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10AA में क्या है, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि सेज में अगर कोई यूनिट एस्टैब्लिश हो रही है तो उसकी इनकम 10AA में हो जाएगी। और 10A में क्या है, फ्री ट्रेड जोन में जो एस्टैब्लिश हो रही है अंडरटेकिंग से उसकी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और 10A में क्या है, स्पेशल जोन में। अब स्पेशल जोन होता क्या है, स्पेशल जोन की पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, एक बार रीड कर लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सेक्शन 11 और 12 पढ़ लेते हैं। 11 और 12 में क्या है, एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ ए पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, यानी कि जो रिलीजियस या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनकी इनकम भी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंडर एग्जेम्प्ट हो रही है। ठीक है, सेक्शन 13B में क्या है, एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एन इलेक्टोरल फंड इलेक्ट्रो ट्रस्ट, यानी कि जो इलेक्शन करवाते हैं उनकी अगर जो इनकम हो रही है वो भी सेक्शन 13B के अंतर्गत एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा द मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडेड का, जो इतना बड़ा लगता था बच्चों को कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो हमने फाइनली आज हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम का मोस्ट अवेटेड मोस्ट डिमांडेड लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी ट्रिक भी यही है कि जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं उनको ही कंप्लीट करना है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कवर एक बार और इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट इंटरेस्टिंग हो रहा है और हम लोग ट्रिक भी याद कर लेते हैं। चलो, तो 10A में क्या है, 10A में हम क्योंकि धरती से जुड़े हुए हैं तो मैं इसका जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रही हूँ ट्रिक रूप में, आप भी फटाफट इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, 10A में 10 हम हटाते हैं, 1 से पढ़ते हैं। ठीक है, 1 में हमने क्या करा, एग्रीकल्चर इनकम करी। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम किसके साथ करी, HUF के साथ। HUF में कितने लोग थे, 2A लोग थे, 2A फर्म के साथ, यानी कि HUF में 2 लोगों के साथ 2A फर्म के साथ हमने एग्रीकल्चर किया। 4 में क्या करा, इंटरेस्ट आ गया नॉन रेजिडेंट का। 4th B में भी नॉन रेजिडेंट है, 4B में भी नॉन रेजिडेंट है। 4-5 में हम लोगों ने ट्रेवल कर लिया, भाई इतनी इनकम मिल रही है तो ट्रेवल तो करना बनता है ना, ट्रेवल कर लिया। 10-6 में क्या हुआ, फिर उसको नॉन इंडियन सिटीजन को इनकम मिल गई। उसके बाद 6A, 6B, 6BB और 6C में गवर्नमेंट टैक्स पेड और द इनकम ऑफ फॉरेन फर्म को मिल गई। 10-7 में क्या हो गया, अलाउंस मिल गए किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो बाहर जॉब कर रहे हैं। 8 में क्या हुआ, फॉरेन एम्प्लॉयज़ जो आए थे उनको जो इनकम हुई थी उनकी फैमिली को भी इनकम दे दी। भाई बताओ, 8 तारीख को उनकी फैमिली को भी इनकम दे दी, यानी कि उनकी फैमिली के मेम्बर्स को भी इनकम एग्जेम्प्ट कर दी। ठीक है, अब वो आए तो किसी के थ्रू आए होंगे, तो सेक्शन 8 में तो उनके फैमिली मेम्बर आए। अब इंडिया आने के लिए भाई साहब वीज़ा लगता है, वीज़ा के लिए एजेंट को अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि कंसल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो 8A और 8B में क्या हुआ, कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के स्टाफ और कंसल्टेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट कर दी। किस सेक्शन में, 8A और 8BB में। ठीक है, इनकम अर्न बाय एनी फैमिली मेंबर ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयड इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था, फॉरेन एम्प्लॉयज़ का जो इनकम कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम था 8A में, उसके अंतर्गत तहत किया। फिर 8A और 8B में कंसल्टेंट आ गया। 9th सेक्शन में हमारे पास क्या आया, फैमिली मेम्बर ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज़ की इनकम आ गई। 10-10 में ग्रेचुटी आ गई। 10A में पेंशन है। 10A में इंकेशमेंट ऑफ लीव है। 10B में कंपनसेशन पेड टू वर्कर ड्यू टू रीलोकेशन है। 10BB में रेमिटेंस से भोपाल गैस लीक का, BB से भोपाल गैस लीक। फिर ये आपको पढ़ना है एक बार।
10-11 में हमारे पास है एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय स्टेटरी प्रोविडेंट फंड। 10-12 में है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। 10-13 में है पेमेंट रिसीव्ड थ्रू ए सुपर एनुएशन फंड। 13A में है हाउस रेंट अलाउंस। 14 में है अलाउंस यूटिलाइज टू मीट बिजनेस एक्सपेंसेस। 15 में है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ विच इज़ कंडीशन आफ्टर द कंडीशन सेटिस्फाई। कौन कौन से हैं? नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं प्रायर टू द 1/6/2002, नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड्स हैं, HUF और इंडिविजुअल को अप्लीकेबल हैं, और नोटिफाइड बॉन्ड्स है। ठीक है। 15A में एयरक्राफ्ट है। 16 में स्कॉलरशिप है। 17 में MLA MLC MPs हैं। अब वो आए हैं तो 17A में गवर्नमेंट अवार्ड दे के जाएंगे। 18 में है पेंशन अवार्ड्स फॉर हीरोइज्म इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। 19 में है इनकम रिसीव्ड बाय फैमिली मेम्बर, आर्म फोर्स की इनकम है फैमिली मेम्बर की। 19A में है एक्स रूलर की इनकम। 20 में है लोकलाइज्ड बॉडी और अथॉरिटी की इनकम। 21 में है एसोसिएशन विच इज़ इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक रिसर्च। 22B में है ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, B से B मैच कर लो, ब्रॉडकास्टिंग और न्यूज एजेंसी की इनकम। 23A में है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की इनकम। 23 वाले सेक्शन एक बार रीड कर लेना जो भी है। वी मूव फॉरवर्ड टू द सेक्शन 24 ऑथोराइज ट्रेड यूनियन की इनकम। 25 में है प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड की इनकम अर्न। इनकम अर्न वो था पेमेंट रिसीव्ड, ये था इनकम अर्न बाय प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड। 25A में स्टेट इंश्योरेंस फंड से इनकम। 26A में है इनकम अर्न बाय शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर। 26 रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब और मिनॉरिटी कास्ट। 26BB में है 26AAB में है मार्केटिंग रेगुलेशन विच इज़ रिगार्ड टू एग्रीकल्चर प्रोसीजर्स। 26BB में है क्या? कॉपरेशन, किसमें? मिनॉरिटी इंटरेस्ट के जो प्रोटेक्शन में लगी हुई है 26BB में। और 27 में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ गए? 26BB में है कॉपरेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट। और 27 में है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसके काम में लगी हो? प्रोटेक्शन टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इंटरेस्ट। 29A में है कम्युनिटी बॉन्ड्स। 30 में बोर्ड्स हो गए थे, यानी कि 30 की एज में आपने बोर्ड दे ली थी। 31 में कंसर्न बोर्ड आ गया। 32 में माइनर चाइल्ड की इनकम आ गई। 33 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो इनकम आ रही है वो हो गए। 34 में डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो एग्जेम्प्ट कर दिया। 34 में 34A में क्या है? इनकम अर्न बाय शेयर होल्डर टू द बायबैक ऑफ यूटिलाइज्ड अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर बायबैक करें उसका 34A में। ठीक है। 35 में सेल और ट्रांसफ़र। 33 में तो UTI लिया ही था, और 35 में सेल और ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर दिया। 35A में इनकम फ्रॉम ए सिक्योरिटाइजेशन फंड आ गई। 36 में सेल ऑफ शेयर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन है। 37 में कैपिटल गेन है विच इज़ रिलेटेड टू द लैंड इन रिलेशन टू द अर्बन एग्रीकल्चर। ठीक है। 38 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास। 39 में इंटरनेशनल रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स फंक्शन है जो वहाँ से इनकम आ रही है। 40 में है सब्सिडरी कंपनी की इनकम, जो पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसको कोई ग्रांट मिली है तो 40 में वो है। 41 में हमारे पास है कंपनी जो पावर, यानी कि 41 का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में जो लगी हुई है वो 41 में आएगी। 42 में है ऐसी अथॉरिटी जो मोर देन वन कंट्री में है। 43 में रिवर्सल मॉर्गेज है। 44 में NPS के ट्रस्ट हैं। 45 में अलाउंस और पर्क्स जो किसको दिए हैं? UPSC को दिए हैं, UPSC के मेंबर्स को दिए हुए हैं। 46 में हमारे पास है स्पेसिफाइड इनकम स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ बॉडी की। 47 में एग्जेम्प्ट इनकम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड से रिलेटेड है। 48 में भी है फॉरेन कंपनी ड्यू टू क्रूड ऑयल सेल्स विद इन इंडिया। और 49 में हमारे पास है NFHC की इनकम। ये हो गए हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है बट इंटरेस्टिंग है और एक बार में याद होने वाला है क्योंकि ट्रिक्स बहुत अच्छी बताई है और सब रिलेटेड वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इसमें बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना, लाइक बटन को प्रेस करके ही जाना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और
लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम टू टाइम। और अगर आप न्यू हैं तो क्रैश कोर्स का प्लान डिटेल्स में दिया हुआ है। अगर हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, आपका गोल JRF है, आप नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स प्लान का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ जाके उसे फॉलो कर लो, वहाँ से समझ लो, क्योंकि मेरे वीडियो उसी के सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है, और आज का क्विज़ भी है। आज के क्विज़ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF। ठीक है, और मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हो, अरोरा क्लासेस से ही ID है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और आज का मोटिवेशन क्या है? यू कैन विन इफ़ यू वांट। हम जीत सकते हैं अगर हम चाहते हैं। अगर हम ये डिटरमाइन हो जाए कि नहीं, हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, तो हम उस चीज़ को कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।